हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में। अगर शुरुआत करें हम कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो 22,300 400 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ही एड्रेस कर लेते हैं। जैसे हम रिजल्ट खोल के देखेंगे हमें पता चलेगा यहाँ पर रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ हो गया कि भाई जो कंपनी पहले 45-50% के आसपास से बढ़ा करता था, आज उसका रेट ऑफ ग्रोथ खत्म हो गया या कम हो गया और आज 20% के आसपास ही उसने ग्रोथ दिखाया वाई वाई लेवल पे। वहीं अगर आप क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो 30% 40% के आसपास का डी ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है हमें कुछ कुछ मैट्रिक्स में। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चेंजेस आ गए, क्या रेगुलेटरी चेंजेस हैं, आगे चल के क्या स्थिति रहेगी, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, अब देखो हुआ क्या है और क्या, पहले तो ये समझते हैं क्या ये एंजल वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या। तो ये बिल्कुल भी एंजल वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम है। तो इससे हर कंपनी जूझने वाली है, चाहे वो जीरोदा हो, चाहे वो ग्रो हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो फुल सर्विस ब्रोकर जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है, ये हो, ये सारे के सारे इसी प्रॉब्लम से गुजरने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे लिए पहला एक प्लस पॉइंट आ जाता है। देखो, हम कोई भी अच्छी कंपनी ढूंढने जाते हैं तो हमारी दो तीन बेसिक मेट्रिक थी कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री अच्छे पेस पे ग्रो करना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट सपोज 20% का है और वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री है तो वो 30-40% से ग्रो कर रहा होगा, तो हमारा ईपीएस ग्रोथ भी 30-40% के आसपास आ जाएगा। तो हमारा काम बन गया, हम एक अच्छा प्लेयर मिल गया। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर हम देखते हैं और इंडस्ट्री का ग्रोथ भी अच्छा देखते हैं, ये दो चीज हम देखते हैं। और यहां पर अभी भी वो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्री वाइड ही प्रॉब्लम आया। अगर यही प्रॉब्लम एंजल वन स्पेसिफिक होता या कोई कंपनी स्पेसिफिक होता तब प्रॉब्लमैटिक पार्ट था। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप देखो आज हर कंपनी, जितनी भी लिस्टेड ब्रोकर्स हैं चाहे अनलिस्टेड ब्रोकर्स हैं, सबको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सबके रेवेन्यू नंबर्स नीचे गए हैं। तो प्रपोर्शनेटली काम हो रहा है कि भाई एंजल वन पहले भी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर था, आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, तो वो अपनी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करके चल रहा है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वहीं अगर ऐसा होता कि एंजल वन में, सिर्फ एंजल वन में ये प्रॉब्लम आ जाता या सिर्फ एंजल वन के स्पेसिफिक कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन ले आती या सेबी कोई इनको काम करने से रोक देती कि भाई आप नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते या एनी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से एंजल वन का बिजनेस मॉडल इफेक्ट होता, तो क्या होता, बाकी सब तो अपनी पेस पे चलते रहते, वो एंजल वन के भी कस्टमर खा जाते, तो एंजल वन का मार्केट शेयर नीचे चला जाता, एंजल वन पीछे हो जाता बाकी सारे प्लेयर से। बट जब पूरे इंडस्ट्री में सेम प्रॉब्लम आई है तो एंजल वन अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, एंजल वन अभी भी सबसे अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, एंजल वन अभी भी अपनी मार्केट लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करके चल रहा है। पहला पॉजिटिव। अब ये देखते हैं कि भाई ये रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? तो ये हुआ है हमारे रेगुलेटर की वजह से। तो रेगुलेटर ने तीन मेन चेंजेस लेके आए, उसकी वजह से हमें हर कंपनी में यही चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे, यही डी ग्रोथ आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी कितना लंबा चलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले देख लेते हैं चेंजेस क्या थे। पहला चेंज तो ये था कि भाई पहले क्या किया करते थे, एक्सचेंज जो ज्यादा वॉल्यूम लाके देता था उसको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर देते थे। तो जैसे अगर हम होलसेल मार्केट जाते हैं तो होलसेल मार्केट में हमें पता चलता है कि भाई अगर आप 10 पीस खरीदोगे तो 10 पीस में आप पर पीस 100 रुपए की कॉस्टिंग आएगी। वहीं अगर आप 1,000 पीस खरीद लोगे तो आपकी कॉस्टिंग घट के 50 रुपए पीस रह जाएगी। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी नीचे आती जा रही है। तो जो एक्सचेंज है हमारा, एक्सचेंज भी यही कहा करता था कि भाई एक्सचेंज ये ब्रोकर से भी तो फीस लेता है। तो एक्सचेंज क्या कहता था कि अगर आप मेरे एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम लेके आओगे, सपोज आप अगर 10,000 की ट्रेडिंग वॉल्यूम लेके आ रहे हो तो आपको इस परसेंट के ऊपर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 10,000 की जगह 1 लाख लेके आ रहे हो या 10 लाख लेके आ रहे हो तो अब आपको उसका 1/10 ऑफ द प्राइस पे ही काम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका वॉल्यूम है उतना ज्यादा आपका एक्सचेंज का खर्चा कम हो जाता था। तो पहले ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर थे इनको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता था, तो इसीलिए इनका काफी सारा पैसा बच जाता था, इनको रिफंड में मिल जाता था। तो ये था एक्सचेंज की तरफ से इनको एडेड एडवांटेज। बट ये सेबी ने उठ के ये एडवांटेज बंद कर दिया। सेबी ने कहा कि अब हर ब्रोकर के लिए एक ही रेट होगा। अब चाहे वो ब्रोकर 1,000 ट्रेड करे, चाहे 10,000 ट्रेड करे, चाहे 10 लाख ट्रेड करे, उसके लिए जो प्राइस है वो सेम रहेगा। तो ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर थे इनको ये जो एडवांटेज मिल रहा था ये एडवांटेज गायब हो गया। इसकी वजह से इनका एक कॉस्टिंग बढ़ गया। पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या आया
जो रेगुलेटर है, जो सेबी है, उसने पर यूनिट लॉट साइज बढ़ा दिया। तो जितने भी आप ब्रोकर देखोगे सब में आपको देखने को मिलेगा कि इनकी ब्रोकिंग डिवीजन से ही सारा का सारा पैसा कमा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इनकम इनका ब्रोकिंग वाले डिवीजन में से आ रहा है, क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है, सब लोगों को मार्केट में आना है, सब लोगों को जल्दी अमीर बनना है, तो सब लोग एफएनओ करने जा रहे हैं, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खेलने जा रहे हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे ये लोग फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगाते हैं, तो वहां से इनकी बहुत सारी कमाई हो रही थी। तो रेगुलेटर आया और उसने लॉट साइज चेंज कर दिया। तो पहले जो निफ्टी 50 का लॉट साइज था वो 25 का था, वो 25 का बढ़ के अब 75 का हो गया। तो पहले अगर आप निफ्टी का एक लॉट 1500 रुपए में, 1500 रुपीज में खरीद रहे थे, अब आपको उसके लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब आपको 3 लॉट एक साथ ही, मतलब 3 लॉट को कंबाइन करके एक लॉट बना दिया। तो जो पहले एक लॉट 1500 रुपए में बिक रहा था, अब वो एक लॉट आपका 4500 5000 रुपए में बिक रहा है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही बढ़ गया। तो जैसे ही ये चेंज आया, एकदम से ट्रेडिंग एक्टिविटी नीचे चला गया। जो रिटेल इन्वेस्टर एक एक लॉट करके सट्टा लगा रहा था, वो कम कर दिया उसने, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं बचा, या जो एक लॉट वाला आदमी है उसकी औकात ही नहीं बची 3 लॉट खरीदने की, या जो 3 लॉट कन्वर्ट होकर एक लॉट में आ गया वो खरीदने की। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो अगर ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी नीचे चला गया, तो इनका जो एफएनओ वाले सेगमेंट से ब्रोकरेज इनकम था वो नीचे चला गया, वहां पर हिट आ गया। इसकी वजह से हमें रेवेन्यूज में नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ये आ गया हमारी सेकंड प्रॉब्लम। अगर हम थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करें, तो जो रेगुलेटर है वो ये एफएनओ वाले सेगमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसको इस पे इन्होंने मार्जिन ज्यादा कर दिए कि भाई अब आपको ज्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है। उसकी वजह से और ट्रेडिंग एक्टिविटी नीचे आ गई। इन सारी चीजों की वजह से ओवरऑल चीजें थोड़ी सी खराबी की तरफ गई। अब देखो, इसमें इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना पड़ेगा कि भाई अगर आप देखें तो सितंबर के बाद से हमारे मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस ही नहीं किया। वो जो ऑल टाइम हाई वाला मार्क है वो अगर लगातार क्रॉस होता रहता है तो पब्लिक में एक यूफोरिया बना रहता है, सब लोगों को मार्केट में आने की इच्छा रहती है, सब लोगों को यही लगता है कि मार्केट से हमारा बहुत ज्यादा पैसा बनेगा, इसलिए हम शेयर मार्केट में आते हैं। बट अब ऑलमोस्ट 5 महीने बीत चुके हैं, 5 महीने में ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं हुआ है, ऊपर से शेयर के प्राइसेस नीचे आने लगे हैं, इंडेक्स नीचे आने लगा है। तो जैसे लोगों को लगता है कि यार यहां पर तो नुकसान हो रहा है, लोग बाग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। और इतना पेशेंस लेवल जनता में है ही नहीं कि वो पेशेंटली वेट करें और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। सबको सट्टा बाजार ही खेलना है। तो वो जो सट्टा बाजार खेलने वाला कस्टमर था वो धीरे धीरे जा रहा है। तो जब तक इंडेक्स वहां पर अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचेगी। इस वजह से भी हमें काफी चीजें खराब होती हुई देखने को मिली। तो चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, कि भाई काफी सारे रेगुलेशन चेंजेस आए, उसकी वजह से आपका बिजनेस मॉडल खराब हुआ है। जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि भाई हमारा इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई नहीं जा रहा है, स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से भी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है। ये चीज भी हमने समझ ली। अब आ जाते हैं नंबर्स के ऊपर। नंबर का खेल कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली किस किस तरीके के नंबर इन लोगों ने रिपोर्ट करा है। अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन को बढ़ाया बाय 20% ओवर वाई लेवल, और 8% के आसपास का पैट में ग्रोथ आया। तो पैट का ग्रोथ कम रहा। अब ये क्यों कम रहा? अब देखो, आइडियली तो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इनके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ नहीं है। चाहे एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे आज आके एक बंदा ट्रेड करे, चाहे 1 लाख बंदे ट्रेड करें, चाहे 10 लाख बंदे ट्रेड करें, एंजल वन को कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ा। उन्होंने एक ऐप बना दिया, ऐप बनाने के बाद इनका कोई खर्चा नहीं है। तो आइडियली तो इनको जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए था, बट मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये अपने आप को एक ऑल इन वन सर्विस बनाने की कोशिश कर रहा है। सारी चीजें आप एंजल वन की ऐप में करो। अगर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है तो आप एंजल वन पे करो, आपको इंश्योरेंस खरीदना है आप एंजल वन से खरीदो, आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है आप एंजल वन से खरीद लो, आपको जो भी कुछ करना है पैसे के साथ, आपका जो भी काम है वो आप एंजल वन की ऐप से ही करो। और इसके लिए इनको काफी सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ रहा है, ऊपर से काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग भी कर रहा है, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों में ब्रांड इमेज बिल्ड हो, एंजल वन का एक ब्रांड प्रेजेंस बढ़े। इसके लिए काफी सारा खर्चा हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिल रहा, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर आप मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करोगे, अगर आपने आज ये सोच लिया कि यार मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज से मतलब है, मेरे को मेरी टॉप लाइन ग्रोथ से मतलब नहीं है, तो क्या होगा? एंड ऑफ द डे आपका बॉटम लाइन ग्रोथ भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप 1 क्वार्टर ग्रो कर जाओगे, 2 क्वार्टर ग्रो कर जाओगे, 4 क्वार्टर ग्रो कर जाओगे, बट उसके बाद आपका टॉप जो बॉटम लाइन है वो टॉप लाइन के बराबर ही हो जाएगा। आप ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं लेके आ सकते। आपको एंड ऑफ द डे कस्टमर को तो एक्वायर करना ही करना पड़ेगा। तो आज ये कंपनी यही कर रही है कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग पे
ध्यान नहीं दे रहे, उनसे सारा का सारा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, अपने पास लेके आ रही है और उसको फिर बाद में कभी भी पार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कस्टमर एक्विजिशन बहुत जरूरी है, पार्ट में कन्वर्जन उतना ज्यादा जरूरी है नहीं, वो आप कभी भी कर सकते हो। वो एक बार कस्टमर आपकी दुकान में आ गया फिर तो आप उसको कुछ भी बेच दोगे, बट दुकान तक लाना जरूरी है। तो ये वो लाने वाला फेज चल रहा है, इसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिल रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, अगर हम इनके क्लाइंट बेस के बारे में बात करें तो इनका क्लाइंट बेस बढ़ा हुआ है 7.4% ओवर वाई लेवल, ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो यहां पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, इन स्पाइट ऑफ दैट कि निफ्टी हमारा नीचे आ रहा है। जब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, लोगों का यूफोरिया आएगा नहीं। तो ये इसमें थोड़ा सा रिडक्शन हमें जरूर देखने को मिला है, बट ये इतनी कोई बहुत बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको वो वाला नंबर भी बताऊं तो हमें देखो एक्चुअली क्या हुआ है, अगर हम क्वांटम के बारे में बात करें तो वहां पर 30% के आसपास का रिडक्शन आ गया है। अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया ये। आपका नेट क्लाइंट एडिशन हुआ है, आपने क्लाइंट ज्यादा ऐड करे, 7.5% के आसपास का आपके क्लाइंट में ग्रोथ जरूर आया है, बट पहले इससे ज्यादा ग्रोथ आ रहा था। पहले आप 20% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे थे, तो पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ गया, पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आया बाय 30%, बट स्टिल यू एडेड 7.5% क्लाइंट। इतना समझ में आ गया हमें, इस चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट आप ऐड कर रहे हो, आप अभी भी देश के सेकंड नंबर के ब्रोकर बने हुए हो, आज भी आपने मार्केट शेयर कैप्चर ही किया है। अगर आप इक्विटी वाले सेगमेंट में देखोगे या किसी भी सेगमेंट में देखोगे, आपने अभी भी मार्केट शेयर कैप्चर ही किया। ये चीज भी हमें समझ में आ गया। अगर हम आपको मैं मार्केट शेयर कैप्चरिंग का भी बताऊं तो अब इनका 15.9% के आसपास का मार्केट शेयर हो गया है, जिसमें हमें 26 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिला है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। ये चीज भी हमने समझ ली। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एडीटीओ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रोकरिंग कंपनी में एडीटीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडीटीओ इज एवरेज डेली टर्नओवर। तो एवरेज डेली टर्नओवर आपका ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा ग्रोथ आएगा उतना अच्छा है। देखो क्वांटम मैटर नहीं करता, रेट ऑफ ग्रोथ मैटर करता है। अगर आप छोटे बेस पे 50% का ग्रोथ लेके आ रहे हो, दैट इज मोर सब्सटैंशियल देन अ बड़े बेस का 10% का ग्रोथ। तो ग्रोथ का फिगर मैटर करेगा, तो जितना ज्यादा ग्रोथ है उतना अच्छा है। अगर हम इनके एडीटीओ के बारे में बात करें, अच्छा पहले तो ऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स वेंट डाउन बाय 14% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। एंड अगर एडीटीओ के बारे में बात करें तो एडीटीओ वेंट डाउन बाय 12% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारा एफएनओ वाला जो प्रॉब्लम था, जो रेगुलेटर ने प्रॉब्लम डाली थी, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो वो उस वाली इशू की वजह से यहाँ पर एडीटीओ और नंबर ऑफ ऑर्डर्स दोनों ही नीचे चले गए। अब इसको मिटिगेट करने के लिए, ये जो हमारा रेवेन्यू में डी ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, या ये जो हमारा रेवेन्यू कम बढ़ा है, इसको हटाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने अपने कैश सेगमेंट में भी एक प्राइस लगा दिया, उस पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते थे कि सिर्फ एफएनओ और इंट्राडे में आपको पैसा देना पड़ेगा, 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। बाकी आप अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो, कैश में डिलीवरी लेके काम कर रहे हो, तो उसमें आपको 0 ब्रोकरेज हुआ करता था। अब वो 0 ब्रोकरेज वाला काम ही खत्म हो गया है। इन लोगों ने 20 रुपीज के आसपास का ब्रोकरेज वहां पर भी लगा दिया है, तो वहां से हमारी कमाई होनी चालू हो जाएगी। तो एक इन्होंने अपनी नई रेवेन्यू स्ट्रीम अनलॉक कर दी, पुरानी वाली जो बंद हुई थी उसको रिप्लेस करने के लिए। अब यही है इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम आने का फायदा। अब ये काम हर ब्रोकर कर रहा है, ऐसा नहीं है एंजल मनी कर रहा है, ये काम हर ब्रोकर करेगा, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो ग्रो हो, चाहे और कोई दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर हो। ये काम सबके सबको करना पड़ेगा, क्योंकि कमाई सबको चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री वाइड रेट बढ़ेंगे तो कोई भी मार्केट शेयर शिफ्ट नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एंजल वन ने पैसे बढ़ा दिए, जीरोधा ने नहीं बढ़ाए, तो मैं एंजल वन से बंद करके जीरोधा में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सारे के सारे एक साथ बढ़ा रहे हैं। जैसे हमें टेलीकॉम में देखने को मिलता है कि भाई जियो अगर प्राइस हाइक कर देता है तो एयरटेल भी कर देता है और वोडाफोन आइडिया भी कर देता है, तो कस्टमर शिफ्ट नहीं होता इनके बीच में। इसी तरीके का यहां पर खेल है। तो इसीलिए अगर इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम आ रही है तो पूरी इंडस्ट्री उससे जूझ के आगे निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज भी हमने समझ ली। अच्छा, अब इनके और सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, आपके फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो अभी भी इनका सबसे बड़ा इनकम जो है, जो सबसे बड़ा इनकम कंट्रीब्यूटर है, वो इनका इक्विटी ब्रोकिंग वाले डिवीजन है। उसके बाद ये काफी सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन में घुस रहे हैं, और क्रेडिट वाले डिवीजन में भी घुस रहे हैं। अब क्रेडिट वाले डिवीजन में ये लोग क्या करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रेडिट वाले डिवीजन में इन लोगों ने 6 एनबीएफसीज के साथ टाई अप कर रखा है।
3 एनबीएफसी ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो गई हैं और 3 अंडर प्रोसेस हैं। तो 6 एनबीएफसी के साथ टाई अप करके ये लोग अपने ही कस्टमर को, सपोज आप एंजल वन के कस्टमर हो, अब आपको पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको पर्सनल लोन दिलवा देंगे उन किसी भी 6 एनबीएफसी से कि भाई एंजल वन कहेगा कि यार ये मेरे पास ही मेरा एक कस्टमर है, आप इनको सपोज 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन दे दो। अब वो जो लोन है वो जाके बुक में ऐड होगा उस एनबीएफसी की, सपोज बजाज फाइनेंस के साथ इनका टाई अप है, तो बजाज फाइनेंस की लोन बुक में जाके वो ऐड होगा, इंटरेस्ट इनकम कमाएगा बजाज फाइनेंस, बस उस इंटरेस्ट इनकम के पीछे एंजल वन को एक छोटा सा कमीशन दे देगा कि भाई तूने मेरे को 5 लाख रुपए का कस्टमर लाके दिया, इसकी वजह से चल तू 0.1% ऑफ कमीशन रख ले, या जो भी मेरा इंटरेस्ट इनकम है उसका 1% का कमीशन रख ले, या जो भी XYZ जो भी मैट्रिक पे ये लोग मानेंगे उसके ऊपर इनको कमीशन मिल जाएगा। तो एक इनका ये वाला एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया। सेकंड चीज क्या है कि ये लोग फिक्स्ड फीस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस बेचेंगे, तो चाहे कार इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, मतलब जो बेसिकली पूरा का पूरा पॉलिसी बाजार जो काम कर रहा है वो ये लोग आज आके ये वाला भी काम करने लगेंगे। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स खरीदना है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदना है, या मेरे को बजाज फाइनेंस का बॉन्ड खरीदना है, या मेरे को किसी भी XYZ कंपनी का बॉन्ड खरीदना है, तो पहले आपको उसके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, वहां से जाके बॉन्ड खरीदने पड़ते थे। अब आपको कोई जरूरत नहीं है, अब आप एंजल वन के थ्रू ही वो काम कर सकते हो। तो एंजल वन यहाँ पर भी आगे बढ़ रहा है, तो ये आपको ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा इनको इस क्वार्टर में वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन स्टार्ट करने का भी अप्रूवल मिल गया, इनको RIA का लाइसेंस और PMS का लाइसेंस भी मिल गया, तो इनके लिए एक और रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया। अब देखो ये वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सेक्युलर ग्रोथ देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू आपका ब्रोकिंग वाला डिवीजन। देखो ब्रोकिंग में तो बहुत सिंपल सा केस है, अगर आपका 2-3 महीने हो गए और आपका इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी नीचे जाएगी, ब्रोकिंग इनकम खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है, वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको चलता है, मतलब आप किसी भी वेल्थ मैनेजर के पास ये ऐसे लेके नहीं जाओगे कि यार तू मेरा पैसा 3 महीने के लिए संभाल रहे, वो आपका लाइफ लॉन्ग वेल्थ मैनेजर बन के रह सकता है। आप उसके साथ एटलीस्ट 5 साल का तो टेन्योर लेके ही चलते हो, तो आप उसको 5 साल तक तो फीस देते ही देते हो। तो जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है वो इनके लिए सेक्युलर ग्रोथ वाला डिवीजन बन सकता है। बट कहानी ये है कि अभी बहुत छोटा बेस है, और छोटा बेस है इसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो इसको स्केल होने में टाइम जरूर लगेगा। बट हाँ, एक सेक्युलर ग्रोथ वाला प्रोडक्ट इनके लिए बन सकता है, तो वो वहां पर भी हमने चीज देख ली, ये चीज भी हो गई। अगर हम इनके अगर हम इनके थोड़ा सा और थोड़ी सी बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि ये लोग और काफी सारे नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर अपना कमीशन बना रहे हैं। अब ये है सारे के सारे नेसेंट स्टेजेस पे, ये कोई भी आज बहुत बड़ा बेस लेके या बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करके नहीं आ रहे, बट हाँ सारे इंडिविजुअल लेवल पे काफी बड़े बिजनेसेस बन सकते हैं और काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन के बारे में बात करें तो कंपनी कहता है कि दिस कैन इजीली ग्रो बिटवीन 35 to 40%। ये तो हम एकदम लोअर एंड के बारे में बात करें कि इतना तो हमारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि छोटा बेस है और जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जैसे हमने आनंद राठी के बारे में बात करी थी, आनंद राठी भी 30-35% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहा है, वो भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ लेके आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये लोग भी वही चीज कह रहे हैं, ये चीज में हमने समझ ली। अब आ जाते हैं फाइनली इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। अगर हम देखें इनका 65% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ब्रोकिंग इनकम, 28% आता है इनका इंटरेस्ट इनकम से। अब ये इंटरेस्ट इनकम इनके में कहाँ से आ रही है इसके भी थोड़ी समझ लेते हैं। जब भी आप किसी भी ब्रोकर से मार्क टू मार्केट के लिए पैसा उधार लेते हो कि भाई मेरे को लेवरेज करना है, कि भाई मेरे को 100 रुपए तू दे दे, 100 रुपए मैं डालता हूँ, 50% में लेवरेज हो जाता हूँ, 100% में लेवरेज हो जाता हूं और हम एक शेयर खरीद लेता है, तो उसके लिए इनका ये भी लेंडिंग करता है। तो वो वाली जो बुक है उसमें भी इनको बहुत तगड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा वहां पर हमें रिजल्ट भी देखने को मिला। अगर मैं आपको उसका नंबर बताऊं तो वहां पर हमें 40% के आसपास का इंक्रीज देखने को 120% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनका 28% आता है इंटरेस्ट इनकम से। अब देखो ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये इंडिपेंडेंट है, इसका F&O
से कोई लेना देना ही नहीं है, बस इसका लेना देना है निफ्टी 50 से। अगर निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म करेगा, लोग मार्केट में ज़्यादा आएंगे, लोगों का इंटरेस्ट मार्केट की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, तो इनका फंडिंग बुक भी बढ़ता रहेगा, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, ये चीज़ भी हमने समझ लिया। तो 65% आया हमारा ब्रोकिंग से, 28% आया इंटरेस्ट इनकम से, 4% आया डिपॉजिटरी से और 2% आया डिस्ट्रीब्यूशन से, जो ये दूसरे दूसरे म्यूचुअल फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। अच्छा, एक इनको एएमसी बनाने का भी लाइसेंस मिल गया, तो जो काम एचडीएफसी एएमसी करता है, निपॉन एएमसी करता है, यूटीआई एएमसी करता है, ये लोग वो काम भी करेंगे कि भाई खुद अपने ब्रांड नेम के अंडर खुद के ही फंड्स लॉन्च कर देंगे। तो जो फंड में आप एक्सपेंस रेशो देखते हो वो कंपनी को जाता है, तो यहां पर से भी इनकी कमाई हो जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन सकता है। तो आज ये इस सिचुएशन में खड़े हैं कि हाँ, आज तो इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ब्रोकिंग इनकम, बट हाँ, अगर ये धीरे धीरे स्केल करते रहे चीजों को, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2 years इनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होंगी, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगी, जो इनको सेक्युलर ग्रोथ कंपनी की तरफ बना के लेके जा सकती हैं। थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट में डिपेंडेंस रहेगा, बट फिर भी उतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी जितनी एक ब्रोकिंग कंपनी में होती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर हम लास्टली 1% के बारे में बात करें, तो 1% आता है हमारा अदर इनकम में से। अब देखो, जो 65% ब्रोकिंग इनकम है, उसमें से अगर हम एफएनओ वाले का सेगमेंट देखने जाएं, तो 81% आता है हमारा एफएनओ से। तो देखो, ये 81% के ऊपर रिस्क है। अब इसके ऊपर 2-3 चीजें हम बात कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई भी नया चेंज आता है, तो सपोज अच्छा, एक चीज समझते हैं। आपका कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट उठा, सपोज एलपीजी उठा लेता है। तो अगर एलपीजी आज सपोज 1,000 रुपए का बिक रहा है, और कल से ही उसका रेट चेंज होता है, 1,000 का वो 1,500 रुपए हो जाता है। एलपीजी सिलेंडर का रेट आपका 1,000 से 1,500 हो गया, तो एकदम से सडन प्राइस इंक्रीज हुआ, तो आप उस पेमेंट को या उस परचेज को थोड़े टाइम के लिए तो डिफर कर सकते हो। एंड ऑफ द डे आपको उसको खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उससे एडजस्ट हो जाओगे उस प्राइस से। जैसे हमें पेट्रोल के साथ देखने को मिल रहा है कि भाई पेट्रोल पहले 100 रुपए जाता था, तो एक मेंटल बैगेज हो जाता है कि यार 100 रुपए के ऊपर चला गया पेट्रोल, 100 रुपए के ऊपर वाला पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, जब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तब करेंगे। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आप गए पेट्रोल पंप, आपने पेट्रोल भरवाया ही भरवाया। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि भाई आज आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कि आपको एक साथ जो लॉट कन्वर्जन है वो 3 गुना हो गया, कि पहले आपको 1,500 रुपए देने पड़ रहे थे, अब आपको पोजीशन बनाने के लिए 4,500 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। बट ये एकदम से जर्क आया, इसकी वजह से आज कस्टमर थोड़ा सा पीछे हट गया, इसकी वजह से आज ट्रेडर थोड़ा पीछे हट गया। बट जिसकी आदत है वो वापस आएगा, वो 3 गुना पैसा लेके आएगा और 3 गुने पे भी ट्रेड करेगा। उसके बाद जिस आदमी की औकात सिर्फ एक ही लॉट खरीदने की थी, वो क्या करेगा, अब वो कैश मार्केट में ट्रेड करेगा। अगर वो कैश मार्केट में ट्रेड करेगा, तो भी हमें यहाँ पर रेवेन्यू इनकम देखने को मिल गई, क्योंकि इन्होंने कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर भी अपना अपना रेवेन्यू बना लिया, अपना ब्रोकरेज लगा दिया, तो वहां से भी इनकम आने लग जाएगी। तो नेट नेट कोई बहुत मेजर लॉस नहीं होने वाला। ये टेम्पररी फेज है कि ये शायद 1 क्वार्टर चले, शायद 2 क्वार्टर चले, बट उसके बाद तो सारी चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगी, वापस हम उसी ग्रोथ रेट पे पहुंच जाएंगे। और आज भी हमें ये देखना है कि भाई हमें हमें किसी ना किसी कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, या सपोज हमें किसी भी ब्रोकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और हमारे पास आज 4-5 से ज्यादा ऑप्शन है नहीं। हमारे पास एंजल वन है, हमारे पास मोतीलाल ओसवाल है, हमारे पास 5 पैसा कैपिटल है, और शायद एक आधी और कंपनी होगी लिस्टेड स्पेस में। तो इन चारों में से फर्स्ट स्पेस पे कौन ग्रो कर रहा है, वो हमें आज फाइंड आउट करना है और आज के दिन इन्वेस्ट करना है। तो हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, सबका रेट ऑफ ग्रोथ नीचे आएगा। तो आज आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ब्रोकिंग इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर कौन सा है। पहले एंजल वन था, आज भी अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं, आज तक भी एंजल वन ही है। तो हमारा कोई बेसिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कोई बहुत ज्यादा चेंज होनी नहीं चाहिए। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। अच्छा, अब फाइनली वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आज आप देखोगे, तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये 16-17 के पी के आसपास अवेलेबल है। तो आपको 17 के पी पे एक ऐसा कंपनी देखने को मिल रहा है जो मर के भी, देखो इतना तगड़ा रेगुलेशन चेंज आ गया, उसके बाद भी कंपनी 20% के आसपास का ग्रोथ लेके आया, आराम से लेके आया। और अभी तो इनका एक कैश सेगमेंट वाला जो जो प्रोडक्ट्स थे कि भाई कैश वाले में भी हम ब्रोकरेज लगा देंगे, वो फुल्ली ऑपरेशनलाइज नहीं हुए थे। यहाँ से हमें और कमाई आते हुए देखने को मिलेगी। और जब मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो और ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारा रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ेगा। तो कंजर्वेटिवली हम मान सकते हैं कि भाई 24% 25% से ज्यादा का ग्रोथ तो कंपनी कर ही देगा, आराम से कर देगा, कोई यहाँ पर दिक्कत आने वाली बात है नहीं। तो अगर हम इसको 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखने जाएं, तो आपको एक ऐसा कंपनी 12-13 के पी पे मिल रहा है जो आपको
जो आपको 25% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है और 35% आपको डिविडेंड दे रहा है। तो अगर आज एंजल वन 100 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 100 रुपए का पैट करता है, तो 100 रुपए के पैट में से 35 रुपए तो आपको डिविडेंड के तौर पे ही दे देता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन बन सकता है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी एंजल वन के बारे में। इस वीडियो को लेते रखते हैं। थैंक यू।